अटैचमेंट ऑफ डेट्स शेयर एंड अदर प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ द जजमेंट डेटर, कि कोई डेट्स हैं जो कि जजमेंट डेटर ने किसी दूसरे पर्सन से लेने हैं, उस या जजमेंट डेटर के कुछ शेयर्स हैं या उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसके पोजेशन में नहीं है, किसी और पर्सन के पोजेशन में है, उनको कैसे अटैच किया जाएगा, ये रूल 46 में बताया गया है। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें गार्निशी भी आगे आएगा। वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गार्निशी कौन होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो इसके रूल्स। एनी हाउ, अब ये सब रूल 1 इसका कह रहा है, इन द केस ऑफ अ डेट नॉट सिक्योर्ड बाई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई एक ऐसा डेट है जिसके रिगार्डिंग कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको सिक्योर नहीं किया गया। बी अ शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कॉरपोरेशन, किसी कॉरपोरेशन किसी कंपनी वगैरह के शेयर्स वगैरह वो है जजमेंट डेटर के। सी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ द जजमेंट डेटर, या कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जजमेंट डेटर के पोजेशन में नहीं है, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड इन और इन द कस्टडी ऑफ, या फिर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि कोर्ट के कस्टडी में अभी तक नहीं आई, वो किसी और पर्सन की कस्टडी में है, उस जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है। सो इन तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग द अटैचमेंट शैल बी मेड बाई अ रिटन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग। तो यहाँ पे जब कोई उसका डेट होगा जो उसने रिकवर करना है, कोई उसका शेयर है किसी कॉरपोरेशन में, कोई उसकी और प्रॉपर्टी है जो किसी थर्ड पर्सन के पोजेशन में है, तो इन सारी सिचुएशन में कोर्ट, ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी, प्रोहिबिटिंग ऑर्डर। किन चीज़ों से प्रोहिबिट करना है वो आगे बता रहे हैं। नंबर 1, इन द केस ऑफ डेट, यानी उसने कोई उधार वगैरह किसी से लेना है या देना है। इन द केस ऑफ द डेट द क्रेडिटर फ्रॉम रिकवरिंग द डेट, के जिसने जजमेंट डेटर से रिकवर करना है कोई डेट वगैरह, तो कोर्ट उसको रोक देगी कि भाई आपने जजमेंट डेटर से ये डेट के पैसे रिकवर नहीं करने। एंड द डेटर फ्रॉम मेकिंग पेमेंट देयर ऑफ अनटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या जिसने भी जजमेंट डेटर को, कोई जजमेंट डेटर ने किसी को उधार दिया हुआ था, उससे उसने पैसे लेने हैं उधार वाले, तो कोर्ट उसको रोक देगी उस पर्सन को कि भाई आपने जजमेंट डेटर को ये रकम अदा नहीं करनी डेट के केस में। 2, इसमें ये शेयर, अब कॉरपोरेशन में शेयर हो तो उनका क्या होगा। इन द केस इफ़ द शेयर द पर्सन इन हुज नेम द शेयर मे बी, जिस पर्सन के भी नाम पे शेयर है, मे बी स्टैंडिंग फ्रॉम ट्रांसफरिंग द सेम और रिसीविंग एनी डिविडेंड देयर ऑन। तो जब शेयर का मसला होगा, अगर वो किसी और पर्सन के नाम पे है तो उसको कोर्ट रोक देगी कि भाई आपने इसको फर्दर किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना, या फिर आपने जो इससे डिविडेंड कोई हिस्सा वगैरह आना है वो आपने आगे फर्दर किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना। इन द केस इफ़ द शेयर द पर्सन इन हुज नेम द शेयर मे बी स्टैंडिंग, जिस भी पर्सन के नाम पे वो शेयर है लेकिन एक्चुअली वो शेयर किसके हैं, वो जजमेंट डेटर के हैं, फ्रॉम ट्रांसफरिंग द सेम और रिसीविंग एनी डिविडेंड देयर ऑन, तो वो कोर्ट उनको अटैच कर देगी, कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी, प्रोहिबिट कर देगी। 3, इन द केस ऑफ अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एज अफोरसेड द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द सेम फ्रॉम गिविंग इट ओवर टू द जजमेंट डेटर। सीधी सी बात आ गई, अगर जजमेंट डेटर की कोई प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन में है, तो कोर्ट उस पर्सन को प्रोहिबिट कर देगी कि भाई आपने जजमेंट डेटर को इसका पोजेशन डिलीवर नहीं करना। इसका सब रूल 2, अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी अफिक्स्ड ऑन सम कॉन्स्पेशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। ऑब्वियसली कोर्ट रूम, ये जो कोर्ट के बाहर, अदालतों के बाहर अगर आप जाके देखें तो इस किस्म के इश्तेहार वगैरह लगे होते हैं। वो कह रहे हैं ये जो ऑर्डर है ये कोर्ट हाउस के किसी कॉन्स्पेशियस पार्ट पे इसको बाकायदा फिक्स किया जाएगा। एंड अनदर कॉपी शैल बी सेंट इन केस ऑफ डेट टू द डेटर, और अगर ये ऑर्डर किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट है जिसने जजमेंट डेटर को उधार लिया था या दिया तो उसको एक कॉपी भेज दी जाएगी। इन केस ऑफ द शेयर द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, अगर कोई शेयर था जजमेंट डेटर का उसको अटैच किया जा रहा है तो कोर्ट उस कॉरपोरेशन के प्रॉपर ऑफिसर को भेज देगी नोटिस के भाई इसको आगे फर्दर आपने ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करना। एंड इन द केस ऑफ अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एज अफोरसेड टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द सेम, और ये जो ऑर्डर प्रोहिबिट कर रही है जिसके अकॉर्डिंगली अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है
जजमेंट डेटर की किसी थर्ड पर्सन के पास, तो ऑब्वियसली इस ऑर्डर की कॉपी उसको भी भेज दी जाएगी कि आपने जजमेंट डेटर को इसका पोजेशन नहीं देना। सब रूल 3, अ डेटर प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ सब रूल 1 may pay amount of his debt into court, or such payment shall be discharged him effectually as payment to the party entitled to receive the same। कह रहे हैं कि ये इसके सब रूल 1 में क्लॉज जो डेट से रिलेटेड मैटर था, जिस पर्सन ने जजमेंट डेटर का डेट देना था वो कोर्ट में पे करता है, जो उसने जजमेंट डेटर को उधार के पैसे देने थे वो कोर्ट में पे कर दिए है उसने, तो इसके बाद उसकी लाइबिलिटी ख़त्म, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी आगे फर्दर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंट था ये कि ये शेयर डेट या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो किसी दूसरे के पोजेशन में, तो कोर्ट यहाँ पे एक रिटन ऑर्डर पास करती है, प्रोहिबिट करती है इन सारे कामों से। रूल 46A, अब यहाँ से ये गार्निशी से रिलेटेड रूल स्टार्ट हो जाएंगे। ये 46A से लेके 46I तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि गार्निशी कौन होता है। देखें, डिक्री होल्डर जिसकी फेवर में डिक्री आई है, जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट डिक्री आई है। अब जजमेंट डेटर ने जिस थर्ड पर्सन से उसने उधार लेना है या उसके पोजेशन में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस पर्सन को, उस थर्ड पर्सन को गार्निशी कहते हैं। कोर्ट एग्जीक्यूशन में उसके अगेंस्ट डायरेक्ट ऑर्डर पास कर सकती है कि आप ये सब कुछ कोर्ट में आके जमा करवाओ। तो ये सारा प्रोसीजर, इसमें नोटिस इशू होंगे, ये सारा कुछ इन रूल्स में बताया गया। तो 46A की हेडिंग है प्रोसीजर व्हेन डेट और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ द जजमेंट डेटर अटैच्ड। 46 के अंदर हम पढ़ के आ रहे हैं कि उसकी ऐसे डेट को या उसके मूवेबल जो प्रॉपर्टी है जो उसके पोजेशन में है उसको अटैच किया जा रहा है। अब आगे उसमें प्रोसीजर फिर क्या चलेगा। द कोर्ट में इन द केस ऑफ अ डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाई अ मॉर्गेज और चार्ज और बाई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक ऐसा जजमेंट डेटर का डेट है जो कि सिक्योर नहीं किया गया किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी मॉर्गेज या चार्ज के थ्रू, उसके अलावा कोई भी दूसरा उसका उधार वगैरह है, उसने पैसे रिसीव करने हैं किसी पर्सन से। एंड any movable property not in possession of the judgment debtor which has been attached under rule 46 or rule 51 of this order। पहली बात डेट की आ गई, दूसरी बात आ गई मूवेबल प्रॉपर्टी की जो कि किसी थर्ड पर्सन के पोजेशन में है, जिसको 46 के अंडर अटैच किया गया या वो रूल 51 जो आगे हम पढ़ेंगे उसके अंडर अटैच कर लिया गया। इन सूरतों में upon the application of the attaching creditor issue notice to any person liable to pay such debt। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट करेगी कि जिस पर्सन ने उधार वगैरह देना था जजमेंट डेटर का उसको नोटिस इशू कर देगी, और डिलीवर और अकाउंट फॉर सच मूवेबल प्रॉपर्टी, या वो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पोजेशन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई अकाउंट्स, उसको नोटिस इशू कर देगी कोर्ट। सच पर्सन टू बी हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड द गार्निशी, ऐसे पर्सन को अब गार्निशी वो कह रहे हैं, हम आगे कहेंगे। तो गार्निशी कौन हुआ? ऐसा पर्सन जिसके पोजेशन में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसकी? जजमेंट डेटर की, या फिर उसने कोई डेट वगैरह देना है जजमेंट डेटर को। calling upon him either to pay or deliver into court the debt due from और प्रॉपर्टी डिलीवरेबल बाय हिम टू सच जजमेंट डेटर। तो कोर्ट उसको नोटिस देगी कि भाई आ जाओ और कोर्ट में जो आपने जजमेंट डेटर का उधार देना वो कोर्ट में पे कर दो, या आपके पोजेशन में जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कोर्ट में पे कर दो। और सो मच देयर ऑफ एज मे बी सफिशेंट टू सेटिस्फाई द डिग्री या एंड कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, और या फिर जितना कोर्ट को लगता है कि डिक्री की सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है उतना कोर्ट में आके पे कर दो, और कॉस्ट वगैरह जो एग्जीक्यूशन की हो रही है वो भी पे करो। और टू अपीयर एंड शो कॉज वाई ही शुड नॉट डू सो, या फिर आके वजह बताओ भी अगर आप पे नहीं करना चाह रहे हो कोर्ट में तो क्यों नहीं करोगे। तो 46 से सिंपल सी बात, इसमें समझने वाली बात ये है, जिस पर्सन ने जजमेंट डेटर का डेट देना है जिसके पोजेशन में उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसको डायरेक्ट नोटिस इशू करेगी, भाई आपने जजमेंट डेटर को नहीं ये उधार वगैरह देना या ये मूवेबल प्रॉपर्टी देनी, आप कोर्ट में आके जमा करवाओ। और
अगर नहीं करवानी तो कोर्ट को आके वजह बताओ, शो कॉज उसको होगा ये नोटिस कि भाई बताओ कि क्यों नहीं आपने करवानी। प्रोवाइडेड दैट if the debt or property in respect of which the application aforesaid is made is of value beyond the pecuniary jurisdiction of the court। लेकिन मसला अगर ये आ जाए कि जो प्रॉपर्टी उसने सबमिट करवानी है, देनी है कोर्ट में आके, जजमेंट डेटर को नहीं देनी, या उसने जो डेट देने हैं वो उस अदालत की पिकनरी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा है, तो इस सूरत में क्या होगा, ये प्रोवाइजो में बताया गया। द एग्जीक्यूशन केस शैल बी सेंट, तो ये एग्जीक्यूशन का जो केस है ये भेज दिया जाएगा। इफ़ द अटैचिंग कोर्ट इज़ द कराची स्मॉल कॉजेज कोर्ट टू द हाई कोर्ट, अगर तो वो कराची की स्मॉल कॉजेज कोर्ट है तो फिर वो वहाँ की हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा। इफ़ इट इज़ एनी अदर कोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू विच द सेड कोर्ट इज़ सबॉर्डिनेट। देखें दो बातें आ गई, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं, तो अगर तो वो कराची की कोई स्मॉल कॉजिंग कोर्ट है जो ये एग्जीक्यूशन वगैरह करवा रही है तो फिर इस सूरत में होगा वो वहाँ की हाई कोर्ट को भेज देगी, या दूसरी कोई भी अदालत है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेंड कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी ये मैटर कि मेरी पिकनरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, अब इस मैटर को आप देख लें। And thereupon the High Court, or as the case may be the District Court or any other court competent court to which the case may be transferred, shall deal with it in the same manner as if the case had been originally instituted in that court। तो फिर क्या होगा, फिर प्रोसीजर क्या होना, अंडरस्टूड बात है। जब भेज दिया गया या हाई कोर्ट को भेज दिया गया या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज दिया गया तो वो आगे किसी को भेज देंगे जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी कि आप अब इसकी एग्जीक्यूशन करवाओ, क्योंकि उस कोर्ट के पास नहीं थी पिकनरी जुरिस्डिक्शन। और ज़रूरी होता है कि जो कोर्ट केस को डिसाइड कर रही हो उसके पास जुरिस्डिक्शन हो, टेरिटोरियल भी और पिकनरी जुरिस्डिक्शन भी। नेक्स्ट आगे कहते हैं सच एप्लीकेशन shall be supported by affidavit verifying facts alleged and stating that in the belief of the deponent the garnishee is the indebted to the judgment debtor। साथ वो कह रहे हैं ये जो एप्लीकेशन देनी है ना आपने कोर्ट को कि गार्निशी से आप ये रिकवर वगैरह कर लें, आप उसको कहीं कोर्ट में सबमिट करवाएं, इस एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट भी लगाया जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि जी उसका जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली ये गार्निशी ने जजमेंट डेटर के कोई अमाउंट वगैरह डेट वगैरह पे करना है, तो ये एफिडेविट साथ लगाया जाएगा, ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाए 46B, प्रोसीजर व्हेन गार्निशी डज नॉट फोर्थविथ पे अमाउंट एटसेट्रा। अब ये नोटिस दे दिया गया लेकिन वो गार्निशी ने क्या किया, उसने पे नहीं की वो अमाउंट जो डेट की थी वट एवर। Where the garnishee does not forthwith pay or deliver into the court the amount due from or the property deliverable by him to the judgment debtor, so much thereof as is sufficient to satisfy the decree and the cost of execution। अब क्या हुआ, 46A में क्या था, नोटिस चला गया कि पे करो या वजह आके बताओ। उसने पे नहीं किया कि वो जो डेट वगैरह उसने देना था या जो उसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी थी वो उसने कोर्ट में डिलीवर नहीं की, वो उस डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी कॉस्ट वगैरह पे करने के लिए, और डज नॉट अपीयर, और वो अपीयर भी नहीं हुआ, एंड शो कॉज इन आंसर टू द सच नोटिस द कोर्ट में ऑर्डर द गार्निशी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ सच नोटिस एंड ऑन सच ऑर्डर बीइंग मेड एग्जीक्यूशन मे इशू एज दो सच ऑर्डर वर अ डिक्री अगेंस्ट हिम। वो आया ही नहीं कोर्ट, उसने कोर्ट को जवाब ही नहीं दिया, उसने कोर्ट का वो ऑर्डर के कंप्लाई नहीं किया, उसने वो अमाउंट कोर्ट में नहीं सबमिट करवाई, उसने वो पोजेशन ही नहीं दिया उस प्रॉपर्टी का मूवेबल का। इस सूरत में फिर कोर्ट उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देगी और ऐसे ही होगा वो ऑर्डर कि भाई अब एग्जीक्यूशन इसी के अगेंस्ट हो रही है। उसको आना चाहिए था, उसको जवाब देना चाहिए था, अगर उसको कोई वो डिस्प्यूट कर रहा है कि मैं लाइबल नहीं हूँ, बहरहाल वो आया ही नहीं। अब कोर्ट उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देगी और ये मैटर उसके अगेंस्ट ऐसे ही चलेगा जैसे डिक्री उसके अगेंस्ट है। 46C, प्रोसीजर व्हेन गार्निशी डिस्प्यूट्स हिज लाइबिलिटी। व्हेन द गार्निशी डिस्प्यूट्स हिज लाइबिलिटी, वो कहता है मैं लाइबल ही नहीं हूँ, मैंने इसके कोई पैसे पूसे नहीं देने, मेरे पास इसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो अपनी लाइबिलिटी या मैंने इसको डेट वापस पहले ही कर दिया हुआ, या मैंने इसको जो ये कह रहे हैं कि मैंने इसकी कोई, मेरे पास इसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई कार है, कोई बाइक है, वट एवर,
मैंने तो जी इसको पहले ही दे दिया हुआ था, इस एप्लीकेशन मुझे नोटिस आने से पहले, वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्प्यूट कर रहा है, या वो कहता है मेरे पास तो इसका कोई डेट है ही नहीं। The court may order that any issue or question necessary for the determination of the liability shall be tried as if were an issue of in a suit। तो कोर्ट ये जो वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्प्यूट कर रहा है, कोर्ट इसको एज ए इशू फिर ट्रीट करेगी जैसे ये मेन सूट का एक इशू था। मेन सूट में इश्यूज फ्रेम होते हैं ना, तो यहाँ पे ये अपनी लाइबिलिटी को डिस्प्यूट कर रहा है, तो कोर्ट इसको ऐसे ही ट्रीट कर लेगी, भाई ये जो इशू है ना ये उस सूट का इशू था। एंड अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ सच फैक्ट शैल मेक सच ऑर्डर एज मे सीम जस्ट। अब ऑब्वियसली उसने डिस्प्यूट कर दिया, इस इशू को कोर्ट डिसाइड करेगी, पार्टीज़ को सुनेगी, इस गार्निशी को सुनेगी, जिसने एप्लीकेशन दी है डिक्री होल्डर वगैरह उनको सुनेगी, उसके बाद इस मैटर को डिसाइड करेगी कि क्या ये इसकी लाइबिलिटी है या नहीं है इस गार्निशी की। 46D प्रोसीजर व्हेन डेट और प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ थर्ड पर्सन। अब मसला ये आ गया कि ये प्रॉपर्टी किसी और थर्ड पर्सन के पास है, फिर क्या होगा। वेयर इट इज सजेस्टेड और अपीयर्स टू बी प्रोबेबल दैट द डेट और द प्रॉपर्टी अटैच्ड बिलोंग्स टू सम थर्ड पर्सन। अब वो कह रहे हैं कि ये ठीक है, जो ये डेट था या ये जो प्रॉपर्टी थी जो अटैच हो चुकी है ये किसी थर्ड पर्सन की है, ये इसकी है ही नहीं, इस जजमेंट डाटर का इससे कोई मैटर से लेना देना नहीं है। इन सारी सिचुएशंस में क्या होगा, देखिए ये ऑब्जेक्शंस इस किस्म की अराइज होती रहती हैं। कोर्ट ने एक मैटर एक मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, वो जजमेंट डाटर की है ही नहीं, एप्लीकेशन तो दी गई थी कि ये जी उसकी है, किसी याद थी किसी थर्ड पर्सन का उसमें शेयर है, उसका कोई इंटरेस्ट है, ये इस किस्म के मैटर सिविल केसेस में उठते रहते हैं, तो ये हर एक को वो डील कर रहे हैं। वेयर इट इज़ सजेस्टेड, जहाँ पे ये कोर्ट को सजेस्ट कर दिया गया, एक फैक्ट रिकॉर्ड पे लाया गया है, और अपीयर्स टू बी प्रोबेबल, या कोर्ट को ऐसा लग रहा है दैट द डेट और द प्रॉपर्टी अटैच्ड जो अटैच हो चुके हैं बिलोंग टू सम थर्ड पर्सन, और दैट एनी थर्ड पर्सन हैज़ अ लीन और चार्ज ऑन और एन इंटरेस्ट इन इट, या कोर्ट को लगता है किसी थर्ड पर्सन का इस पर कोई चार्ज है, उसका कोई इंटरेस्ट है इसमें। The court may order such third person to appear and state the nature and particulars of his claim, if any, to such debt or property and prove the same। तो कोर्ट क्या करेगी, फिर उस थर्ड पर्सन को कहेगी कि भाई आप कोर्ट में आ जाओ, आके जो आप कह रहे हो कि आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई चार्ज है इसमें, तो आके अब इसको प्रूव करो। अब ऑब्वियसली वो भी आएगा कोर्ट में, वो आके अपने इस फैक्ट को प्रूव करेगा। 46E ऑर्डर टू बी मेड ऑन हेयरिंग सच पर्सन। फिर अब कोर्ट ने क्या करना है, डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि उसको सुना जाएगा, पार्टीज को सुना जाएगा, उसके बाद कोर्ट इस पर फैसला देगी। आफ्टर हेयरिंग सच थर्ड पर्सन एंड एनी अदर पर्सन हु मे सब्सिक्वेंटली बी ऑर्डर टू अपीयर, उस थर्ड पर्सन को कोर्ट बुलाएगी, उसको सुनेगी, या कोई उसके बाद भी कोई और पर्सन उठ खड़ा हुआ है, वो कहता है कि जी मेरा इसमें इंटरेस्ट है, कोर्ट उसको भी बुला लेगी, आ जाओ, और वो उसको भी सुनेगी। और इन द केस ऑफ थर्ड पर्सन और अदर पर्सन नॉट अपीयरिंग व्हेन ऑर्डर्ड, और अगर वो थर्ड पर्सन या वो उससे भी आगे जो कोई पर्सन है, वो जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हैं इस मैटर में, वो कोर्ट ने उनको बुलाया, उनको कहा कि जी आओ और आके एक्सप्लेन करो, प्रूव करो, वो नहीं आ रहे कोर्ट में, फिर क्या होगा। When ordered, the court may pass order as is herein before provided, or make such order other order upon such terms, if any, with respect to the lien, charge or interest of such third person or other person as may seem fit or proper। तो कोर्ट ने क्या करना है, देखिए कोर्ट ने उनको बुला लिया कि भाई आपका कोई चार्ज है, आपका कोई इंटरेस्ट है, आओ तो और आके एक्सप्लेन करो, हमें बताओ हमें क्या मसला है। वो नहीं आ रहे तो कोर्ट कोई ऑर्डर पास यहाँ पे करेगी, अगर वो आ गए हैं तो उनको सुन के करेगी, अगर वो नहीं आ रहे तो फिर भी कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी उस चार्ज या उस इंटरेस्ट से रिलेटेड, भाई है इनका मैटर इससे कोई या नहीं है। ये इसमें सिंपल सा बताया गया। बहरहाल पार्टीज़ को ना जहन में रखें, जब एक सिविल डिस्प्यूट है, एक मैटर कोर्ट में है, उसमें जितने भी इंटरेस्ट हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, वन साइडेड फैसला कभी भी नहीं होता। कोर्ट उनको बुलाती है, एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी, जितने भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको सुन के फिर फैसला होगा। ये हमेशा के लिए जहन में रख लें, वन साइडेड कभी भी कोर्ट में फैसला नहीं होते। लेकिन यहाँ पे रूल्स में स्पेसिफिकली मेंशन भी किया जा रहा है कि भैया उनको सुनना है आपने। 46F पेमेंट और डिलीवरी अंडर ऑर्डर टू बी वैलिड डिस्चार्ज।
अब ये कह रहे हैं कि अगर तो पेमेंट कर दी गई है उस गार्निशी की तरफ से, वो जो उसने डिलीवर करनी थी कोई प्रॉपर्टी उसने कर दी है कोर्ट में, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से। स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं पेमेंट और डिलीवरी मेड बाई ए गार्निशी ऑन अ नोटिस अंडर रूल 46A। 46A में उसको नोटिस किया जा रहा था ना कि आप आओ कोर्ट में ये सारी या तो पेमेंट कर दो, डिलीवर कर दो, या फिर कोर्ट में आके बताओ कि आप क्यों नहीं करना चाहते हो। वो कह रहे हैं, अब इसमें कह रहे हैं कि जी वो उसने 46A में जो नोटिस हुआ था उसने वो पेमेंट कर दी जो डेट वगैरह उसने देना था उस जजमेंट डेटर को, या वो प्रॉपर्टी उसने डिलीवर कर दी है। और अंडर एनी सच ऑर्डर एज अफोरसेड शैल बी वैलिड डिस्चार्ज टू हिम as against the judgment debtor or any other person ordered to appear as aforesaid for the amount paid or levied or as the case may be the property delivered। अब ये अगर तो उसने डिलीवरी कर दी है, वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी है, या फिर उसने वो अमाउंट पे कर दिया डेट वगैरह की, तो वो जजमेंट डेटर के अगेंस्ट किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट जो लीन था, जो चार्ज था, वो अपनी सारी उन लाइबिलिटी से उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। 46G प्रोसीजर डेट्स ओइंग फ्रॉम अ फर्म। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा रूल। डेट्स ओइंग फ्रॉम अ फर्म कैरिंग ऑन बिजनेस विद इन द जुरिस्डिक्शन मे बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर रूल 46A to 46E ऑफ दिस ऑर्डर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी फर्म वगैरह से जजमेंट डेटर ने अगर कोई डेट्स वगैरह लेने थे, तो इस सिचुएशन में वो कह रहे हैं वो फर्म वगैरह कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो अपना बिजनेस कर रही है, तो उनके अगेंस्ट 46A से लेके 46E का जो प्रोसीजर है वो कोर्ट अडॉप्ट कर सकती है। डेट्स ओइंग फ्रॉम अ फर्म कैरिंग ऑन बिजनेस विद इन द जुरिस्डिक्शन मे बी प्रोसीडेड अगेंस्ट। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फर्म अपना बिजनेस कर रही है, उससे डेट्स वगैरह लेना है, तो वो 46A से E वाला प्रोसीजर उनके अगेंस्ट अडॉप्ट किया जा सकता है। ऑल्दो वन और मोर मेंबर्स ऑफ सच मे बी रेजिडेंट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, चाहे उसके एक या एक से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर भी रहते हो, फिर भी उनके अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीड कर सकती है, क्योंकि वो बिजनेस अगर वहाँ पे उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, कोई एक पर्सन अगर पार्टनरशिप बिजनेस का वो मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, और एनी मेंबर ऑफ द फर्म विद इन द जुरिस्डिक्शन सर्व्ड विद द गार्निशिंग नोटिस, any appearance by any member pursuant to such notice shall be sufficient appearance by the firm। वो कह रहे हैं चाहे कोई एक पर्सन भी अगर अपीयर हो गया ना उस फर्म के बिहाफ पे, जब ये गार्निशिंग नोटिस वगैरह उनको सर्व किया जा रहा है, तो ये सफिशेंट होगा कि भाई सब ये फर्म के अगेंस्ट हो गया। कोई एक बंदे भी अपीयर हो गया फर्म का तो इनफ है, नोटिस वगैरह सर्व हो गया, आगे की कार्रवाई फर्म के अगेंस्ट होगी। 46H, the cost to be in the discretion of the court, the cost of any application made under rule 46A and of any proceeding arising therefrom or incidental thereto shall be in the discretion of the court। वो कह रहे हैं ये इससे रिलेटेड, ये गार्निशी के अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ होनी है, जो एप्लीकेशन वगैरह दी गई है, जो प्रोसीडिंग्स भी वहाँ से स्टार्ट होंगी, उसकी कॉस्ट से रिलेटेड कोर्ट के डिस्क्रिशन में है, कोर्ट कॉस्ट को अवॉर्ड करे या ना करे। 46I, orders appealable, any order made under rule 46B or 46E shall have the same force and be subject to the same conditions as to appeal or otherwise as it were a decree। वो कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर्स 46B और 46A में E में कर रहे हैं ना, इनकी वही फोर्स होगी जो कि किसी अपील की है या कि किसी डिक्री की होती है, ये उसी तरह की इनकी फोर्स होगी। तो ये गार्निशी से रिलेटेड 46A से लेके 46I तक बड़े इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जजमेंट डेटर ने आगे जिसको भी डेट दिया और उससे पैसे वगैरह लेने हैं, उस किसी और पर्सन के पोजेशन में उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर देती है, नोटिस दे देती है कि भाई आओ ये हमें आप दोगे इसका उधार, या ये आप हमें डिलीवर करोगे। अगर वो आता है डिस्प्यूट करता है, मेरी लाइबिलिटी नहीं है, कोर्ट उसको सुनेगी, फैसला करेगी। बहरहाल ये तरीका ये है एग्जीक्यूट करवाने का कि गार्निशी वो पर्सन उसके अगेंस्ट ही कोर्ट ऑर्डर पास करती है कि आप डायरेक्टली, कोर्ट का मकसद क्या है, अपनी डिक्री को सेटिस्फाई करवाना, डिक्री होल्डर को जो उसकी अमाउंट है व्हाटएवर वो दिलवानी है, उसके लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। बहरहाल 46 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 47,
अटैचमेंट ऑफ शेयर इन मूवेबल, अब अगर जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसमें जजमेंट डेटर के साथ कोई दूसरे को शेयरर भी हैं, हो सकता है एक गाड़ी दो भाइयों के नाम हो, दो दोस्तों के नाम हो, तो इन सारी सिचुएशंस में ये क्या किया जाएगा, ये 47 में बताया। वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर इन मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम एंड एन अदर एज को शेयर, यानी दो पर्सन आ गए, जजमेंट डेटर भी है, कोई दूसरा पर्सन भी है, फिर क्या करेंगे। The attachment shall be made by a notice to the judgment debtor prohibiting him from transferring the share on interest or charging it anyway। तो कोर्ट जजमेंट डेटर को नोटिस कर देगी कि भाई आपका जो शेयर है, जो इंटरेस्ट है, उसको आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ये प्रोहिबिशन जजमेंट डेटर को लगा देगी। जो थर्ड पर्सन है उसको तो नहीं लगाई जा सकती, उसका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन जजमेंट डेटर पे लगा दी जाएगी कि भाई आप अपनी हद तक जो आपका शेयर इस मूवेबल प्रॉपर्टी में है वो आगे आप फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। 48 अटैचमेंट ऑफ सैलरी और अलाउंसेस ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स और सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि इनकी सैलरीज वगैरह भी अटैच हो जाती हैं। अब ये इसमें 48 रूल में ये सारा प्रोसीजर बताया गया कि कैसे कैसे क्या क्या कुछ होगा, किसकी लाइबिलिटी होगी। बहरहाल ये हर एक रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें ये ऑर्डर 21 सीपीसी में सबसे लेंथी ऑर्डर है और हमारे इसमें काफ़ी दिन भी लग रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हर एक, अब ये गार्निश ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी रूल को भी स्किप नहीं कर सकते। ये इंटरेस्टिंग है बट लेंथी है। अब वो देख आपके सामने ही है कि इतनी इंपॉर्टेंट हर एक रूल चल रहा है। तो अब इसमें बता रहे हैं कि ये सैलरीज वगैरह को कैसे अटैच किया जाएगा। सब रूल 1, वेयर द प्रॉपर्टी to be attached is the salary or allowance of a servant of state or a servant of railway company or local authority। कोई सैलरी या अलाउंस अटैच करने हैं जो किसी सर्वेंट के, या वो किसी किसका है, सर्वेंट ऑफ स्टेट है, रेलवे का है या लोकल अथॉरिटी का। अब सैलरी के लिए क्या करेगी, द कोर्ट whether the judgment debtor or the disbursing officer is or is not within the local limits of the jurisdiction। अच्छा, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट वेदर, चाहे जजमेंट डेटर या जो डिस्पर्सिंग ऑफिसर है जिसने ये सैलरी वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना होता है, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है या नहीं, और डिस्पर्सिंग इज़ और इज़ नॉट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन, वो डजेंट मैटर, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है। मे ऑर्डर दैट द अमाउंट शैल, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जो अमाउंट है सैलरी की या अलाउंस की, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 60, सेक्शन 60 हम पढ़ के आए थे, उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं उनको ज़हन में रखो। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 60 बी विदहेल्ड फ्रॉम सच सैलरी, उसको विदहेल्ड कर लिया जाएगा और अलाउंस ईदर इन वन पेमेंट और बाई मंथली इंस्टॉलमेंट्स एज द कोर्ट मे डायरेक्ट। तो कोर्ट क्या कर सकती है, जो भी ऑर्डर पास कर सकती है कि भाई इसका सैलरी या अलाउंस इसको आपने विदहेल्ड कर लेना है, चाहे पूरे को कर लो चाहे इंस्टॉलमेंट्स में कर लो, ये भी कोर्ट साथ बताएगी। मे डायरेक्ट एंड अपॉन नोटिस ऑफ द ऑर्डर टू सच ऑफिसर एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट इन दिस बिहाफ। अब ये नोटिस जब मिल जाएगा कोर्ट का, कोर्ट के इस ऑर्डर का, तो फिर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो वो फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देगी। किस बिहाफ पे, नंबर 1, वेयर सच सैलरी और अलाउंस आर टू बी डिस्पर्स्ड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ दिस, विद इन द लोकल लिमिट्स टू विच दिस कोड फॉर द टाइम बीइंग एक्सटेंड्स। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस बेसिकली बता रही जा रही हैं कि पहली तो ये है कि ऐसे इलाके जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है, और बी में ये बता रहे हैं कि जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है। तो इन दोनों सूरतों में क्या किया जाएगा इस नोटिफिकेशन के थ्रू। ये अब देखें, वेयर सच सैलरी और अलाउंस आर टू बी डिस्पर्स्ड, जो सैलरी और अलाउंस उन इलाकों में डिस्पर्स होने हैं विद इन द लोकल लिमिट्स टू विच दिस कोड फॉर द टाइम बीइंग एक्सटेंड्स, the officer or the other officer whose duty it is to disperse the same shall withhold and remit to the court the amount due under the order or the monthly installments as the case may be। क्या होगा, कोर्ट ने ऑर्डर किया, वो चला गया,
नोटिफाई गवर्नमेंट फिर कंसर्न जो गवर्नमेंट होगी वो नोटिफिकेशन के थ्रू बता देगी कि भाई जो डिस्पर्सिंग ऑफिसर है वो विदहेल्ड करेगा उस सैलरी को या अलाउंस को, और उसको फिर कोर्ट को वो भेज देगा, चाहे कोर्ट ने कहा है कि पूरी भेजो या इंस्टॉलमेंट में भेजो, जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा। लेकिन ये उस एरिया के लिए जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है, उस उन इलाकों के लिए। बी, वेयर सच सैलरी और अलाउंस आर टू बी डिस्पर्स्ड, लेकिन उन इलाकों में डिस्पर्स करनी है ये सैलरी वगैरह बियॉन्ड द सेट लिमिट्स, यानी वहाँ पे सीपीसी नहीं अप्लाई हो रही। द ऑफिसर और अदर पर्सन विद इन दोज लिमिट्स whose duty it is to instruct the dispersing authority regarding the amount of the salary or allowance to be dispersed shall remit to the court the amount under due amount due under the order or the monthly installment। तो जहाँ पे सीपीसी अप्लाई नहीं हो रही तो वहाँ पे क्या होगा, विद whose duty it is to, उस ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि उसने इंस्ट्रक्ट करना है किसको, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर को, अथॉरिटी को, कि उन्होंने आगे सैलरी देने। जो पर्सन ने इंस्ट्रक्शन देनी है डिस्पर्सिंग अथॉरिटी को जो आगे सैलरी वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो उनको कह देगा कि भाई आप इसको कोर्ट में भेज दो। सिंपल सी बात है, जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं हो रही। The officer or other person within those limits whose duty it is to instruct the disbursing authority regarding the amount of the salary or allowance to dispersed shall remit to the court the amount due। तो वो इंस्टॉलमेंट में या जिस किस्म का भी ऑर्डर हुआ है वो फिर उनको डिस्पर्सिंग अथॉरिटी को ही ऑर्डर कर देगा कि भाई आप उधर भेज दो। And shall direct the dispersing authority to reduce the aggregate of the amounts from time to time to be dispersed by the aggregate। वो टोटल अमाउंट से साथ उसको ये भी इंस्ट्रक्शन देगी कि आप इसको डिडक्ट करते जाओ जो जो कुछ आप भेजते जा रहे हो, ताकि उनकी लाइबिलिटी तो क्लियर होना। तो बहरहाल ये इसमें बात की गई है कि जो पर्सन ने डिस्पर्स, कोर्ट ने ऑर्डर कर देगी कि भाई आपकी इनकी सैलरी और जो भी इनका बनता है अलाउंस वगैरह उसको आप विद हेल्ड करके तो कोर्ट में ही भेज दो, ताकि कोर्ट अपनी डिग्री को सेटिस्फाई कर सके। सैलरी अलाउंस की हद तक है, बाकी ये सीपीसी जहाँ पे एक्सटेंड होती है नहीं होती वो आप देख लें, ए बी में है। सब रूल 2, where the attachable portion of such salary or allowance is already being withheld and remitted to the court in pursuance of the previous and unsatisfied order of the attachment, the officer appointed by the appropriate government in this behalf shall forthwith return the subsequent order to the court, issuing it with a full statement of all of particulars existing attachment। देखें, अगर तो वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी किसी प्रीवियस ऑर्डर में ये जो सैलरी या अलाउंस जो भी अटैच हुए थे वो विद हेल्ड करके तो वो गवर्नमेंट को ये कोर्ट को भेज दिए गए हैं ऑलरेडी, तो उससे रिलेटेड ऑफिसर जो है वो स्टेटमेंट कोर्ट में एक सबमिट कर देगा कि भाई हम तो ये ऑलरेडी किसी प्रीवियस ऑर्डर में भेज चुके हैं। सब रूल 3, every order made under this rule unless it is returned in accordance with the provisions of sub rule 2। सब रूल 2 में वो ऑर्डर को रिटर्न कर रहे हैं ना कि भाई हम तो ऑलरेडी ये इसके किसी प्रीवियस ऑर्डर में कर चुके हैं, तो वो कह रहे हैं एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस रूल, अगर वो रिटर्न नहीं हुआ, shall without further notice or other process bind the appropriate government or railway company or authority as the case may be while the judgment debtor is within the local limits to which this code for the time being extends and while he is beyond the limits of the, ये वही बातें आ रही हैं। अब ये इसमें कह रहे हैं the government, appropriate government or the railway company or local authority as the case may be shall be liable for any sum paid in contravention to this rule। बेसिकली सब रूल 3 में उन्होंने ये बात की है कि जब ये कोर्ट ने ऑर्डर वगैरह कर दिया उसके बाद अगर कोई उसकी को कंट्रावेंशन की गवर्नमेंट ने सैलरी देना शुरू कर दी जजमेंट डेटर को, 2 ऑर्डर आ चुका था, नोटिस भेजा जा चुका था, तो उसके लिए कोई भी अगर सम पे किया है तो उसके लिए वो गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो लाइबल होगी। एक्सप्लेनेशन में पहला तो बात ये बताई गई है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी। इसमें 2 बातें हैं। पहली क्या है, एज रिगार्ड टू एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट की अगर सर्विस में है, रेलवे की में है, कैंटोनमेंट अथॉरिटी
या मेजर पोर्ट की का सर्वेंट है तो उस सूरत में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट होगी। 3 में 2 ओमिट हो चुका है। एज रिस्पेक्ट टू अदर सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, तो दूसरे कोई भी अगर सर्वेंट वगैरह हैं तो उनमें अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। तो ये इस सेक्शन में बेसिकली ये कहा गया है कि अगर इसको सम अप हम करें, सैलरी या अलाउंस को कैसे अटैच कर लिया तो उस गवर्नमेंट को बाकायदा एक रिटन ऑर्डर के थ्रू बताया जाएगा कि भाई अब आप ना कोर्ट में भेजोगे ये सैलरी, वो जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगी वो फिर वहाँ से विद हेल्ड करेगी, चाहे इंस्टॉलमेंट में चाहे फुल, और वो कोर्ट में भेजी जाएगी और इस तरह ये डिक्री को सेटिस्फाई किया जाएगा। 49 अटैचमेंट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जो पार्टनरशिप्स होती हैं ना उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसको अटैच वगैरह कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी हर एक में अटैचमेंट का तरीका बता रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब रूल 1, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस रूल, अगर किसी और रूल में कुछ कहा गया है तो वो मान लेना। बहरहाल अदरवाइज प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ए पार्टनरशिप शैल नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। क्लियर वर्ड्स में एक बात इन्होंने कर दी है कि जो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में है उसको ना तो अटैच किया जाएगा ना उसको सेल किया जाएगा। अगर वो कह रहे हैं रूल्स में इससे कहीं पे कोई डिफरेंट बात की गई है तो उसको मान लेना, लेकिन इस रूल की हद तक हम ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म वगैरह की होगी उसको अटैच नहीं किया जाएगा अनलेस अदर देन अ डिक्री पास्ड अगेंस्ट द फर्म और अगेंस्ट द पार्टनर्स इन द फर्म एज सच। लेकिन अगर तो वो डिक्री ही फर्म के अगेंस्ट, पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट पास की गई है तो हो सकती है, या एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट को सूट फाइल किया और उसको उसके अगेंस्ट डिक्री मिल गई तो इस सूरत में वो हो सकती है, अटैच भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। आगे सब रूल 2, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर ऑफ द डिक्री अगेंस्ट अ पार्टनर। पहली बात ये कह रहे हैं कि जब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट सूट फाइल किया, वहाँ पे उसको डिक्री मिल गई, वो केस जीत गया पहले वाला, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा है। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर ऑफ अ डिक्री अगेंस्ट अ पार्टनर, पार्टनर के अगेंस्ट वो एग्जीक्यूट करवा रहा है। अब यहाँ पे कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, मेक एन ऑर्डर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑफ सच पार्टनर इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट्स विद द पेमेंट्स ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर अ डिक्री। अब ये इससे रिलेटेड कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, पेमेंट वगैरह से रिलेटेड जो उसके प्रॉफिट पे पेमेंट्स आ रही हैं, एंड मे बाई द सेम और सब्सिक्वेंट ऑर्डर अपॉइंट रिसीवर, रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है ऑफ द शेयर ऑफ सच पार्टनर ऑफ द प्रॉफिट्स, के उसका कितना शेयर आ गया ये भी नहीं पता तो उसके लिए कोर्ट रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है प्रॉफिट्स एंड एनी अदर मनी विच मे बी कमिंग टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप, या उसके रिगार्डिंग जो भी कोई उसके पेमेंट्स वगैरह आ रही हैं, जो भी उसका शेयर बनता है ना उसके रिगार्डिंगली कोर्ट ने देख के तो ऑर्डर पास करना होता है। रिसीवर भी अपॉइंट कर सकती है अगर पता नहीं होता, सिंपल सी। एंड डायरेक्ट अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज एंड मेक एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ सच इंटरेस्ट और अदर ऑर्डर्स। अब ये इसमें कोर्ट इंक्वायरियाँ भी करवा सकती है अकाउंट से रिलेटेड कि भाई किसका कितना हिस्सा है, ये सारा कुछ का कोर्ट कर सकती है। सब रूल 3, द अदर पार्टनर और पार्टनर्स शैल बी एट लिबर्टी एट एनी टाइम to redeem the interest charged or in the case of sale being directed to purchase the same। अगर कोर्ट यहाँ पे ये सब रूल 3 में बेसिकली ये कह रहे हैं कि 2 में तो था कि कोर्ट इस किस्म के ऑर्डर पास कर सकती है सारे, 3 में कह रहे हैं कि अगर सेल वगैरह हुई है तो जो दूसरे पार्टनर हो सकते हैं, जो प्रॉपर्टी फर्म की सेल हो रही है वो उसको ख़रीद भी सकते हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जो दूसरे पार्टनर्स होंगे शैल बी एट लिबर्टी एट एनी टाइम, वो लिबर्टी पे होंगे टू रिडीम द इंटरेस्ट चार्ज, जो उनके अगेंस्ट चार्ज वगैरह लग गया था उसको रिडीम भी करवा सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल बातें हैं, इसके लिए कंपनी लॉ वगैरह को पढ़ना पड़ता है, पार्टनरशिप को समझना पड़ता है। बहरहाल अब इसके लिए ये यहाँ पे इस तरह लिखा गया है, एवरी 4 में एवरी एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर अंडर सब रूल 2 शैल बी सर्व्ड on the judgment debtor or on his partner or such of them as are within the Pakistan। अब ये जो वही बात आ गई कि जो भी एप्लीकेशन डिक्री होल्डर वगैरह दे रहा है
ये सब रूल 2 के लिए कि जी इस किस्म के ऑर्डर करवा लें, कोई इंक्वायरी करवा लें, कोई रिसीवर अपॉइंट कर लें, मेरे शेयर को डिटरमिन करवा लें, मुझे वो पेमेंट वहाँ से दिलवा दें, इस किस्म की एप्लीकेशन देगा ना एग्जीक्यूशन में, तो यहाँ पे दूसरे जितने भी पार्टनर्स हैं जो भी पाकिस्तान में, उन सबको नोटिस वगैरह दिया जाएगा। 5 में एवरी एप्लीकेशन मेड बाई एनी पार्टनर ऑफ द जजमेंट डेटर अंडर सब रूल 3 every application made by the partner of the judgment debtor under sub rule 3 shall be served on the decree holder or on the judgment debtor or on such partners। अब ये वो जो भी सब रूल 3 में भी जो जजमेंट डेटर के पार्टनर भी जो एप्लीकेशंस वगैरह दे रहे हैं ना रिडीम वगैरह करवाने के लिए, उसके भी नोटिस डिक्री होल्डर को भी जाएंगे, जजमेंट डेटर को भी, दूसरे पार्टनर्स को भी जाएंगे। इसमें कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। 6 Service under sub rule 4 or sub rule 5 shall be deemed to be service on all the partners and all orders made on such applications shall be similarly served। वो कह रहे हैं 1 पे 4 5 में जो भी एप्लीकेशन दे रही हैं वो सब पे उनकी सर्विस समझी जाएगी, और उसके अलावा जो भी ऑर्डर होंगे वो सारे पार्टनर्स पे होंगे, सिमिलरली सर्व उन पे भी किए जाएंगे। तो ये पार्टनरशिप से रिलेटेड था। पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई डिक्री कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, कोई अटैच नहीं किया जा सकता, कोई उनको सेल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर डिक्री ही पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट है या पार्टनर के अगेंस्ट सूट फाइल किया गया था वहाँ पे मिली है तो ये सेल भी हो सकती है, एग्जीक्यूट भी उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है। इसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन देगी और कोर्ट अकॉर्डिंगली जो समझ में आता है, इंक्वायरी करवानी है, रिसीवर बनवाना है, कोई पेमेंट्स वगैरह अगर सर्टन है उनसे रिलेटेड ऑर्डर पास कर सकती है। तो ये इसमें था अटैचमेंट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। 50 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट फर्म। अब ये फर्म के अगेंस्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाएगा। सब रूल 1 वेयर अ डिक्री हैज़ बिन पास्ड अगेंस्ट अ फर्म। अब एग्जीक्यूशन में बी ग्रांटेड बाई पहला वाला क्या है, अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। अब फर्म के अगेंस्ट ही डिक्री आ गई, ये फर्दर उसको 51 में एलेबोरेट कर रहे हैं। Where a decree has been passed against a firm, execution may be granted a against the any property of the partnership। पार्टनरशिप की किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट की जा सकती है एग्जीक्यूशन। B against any person who has appeared in his own name under rule 6 and 7। कोई पर्सन अपने नाम के साथ वहाँ पे अपीयर हो रहा है या फिर वो एडमिट कर रहा है पार्टनरशिप को, or who has admitted on the pleadings that he is or who has been adjudged to be a partner। या उसने आके एडमिट कर, देखिए एग्जीक्यूशन कैसे होना, जो भी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट हो सकती है। पहली बात किस पर्सन के अगेंस्ट हो सकती है, जो भी पार्टनर है वो एडमिट कर ले या वो एडमिट नहीं कर रहा लेकिन कोर्ट ने इस मैटर को पहले डिसाइड किया, सुना है, उसके बाद कहा है कि नहीं एडजस्ड, यानी कोर्ट फैसला दे रही है कि ये पार्टनर है, उसके अगेंस्ट हो सकती है। अगेंस्ट एनी, नंबर 3 against any person who has been individually served as a partner with the summon and has failed to appear। तीसरी बात यह है कि कोर्ट ने किसी पर्सन को स्पेसिफिकली इंडिविजुअली एक नोटिस भेजा था, वो सर्व भी हो गया लेकिन वो अपीयर नहीं हुआ, तो इस सूरत में उसके अगेंस्ट भी एग्जीक्यूशन हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट nothing in this rule shall be deemed to limit or otherwise affect the provisions of section। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो कह रहे हैं सेक्शन 247 को, ये रूल जो है ये लिमिट उसकी पावर्स को नहीं कर रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 247 अपनी जगह पर स्टैंड करेगा। सब रूल 2 वेयर द डिक्री होल्डर क्लेम्स टू बी एंटाइटल्ड टू कॉज, वेयर द डिक्री होल्डर क्लेम्स टू बी एंटाइटल्ड टू कॉज the decree to be executed against any person other than such person as is referred to sub rule 1 clause BC। अब वो कह रहे हैं कि ये सब रूल 1 के क्लॉज BC में जो एडमिट कर रहा है, जो पार्टनर डिक्लेयर हो चुका है या जो वो पर्सन आया नहीं है, where the decree holder claims to be entitled to cause the decree to be executed against any person other than such a person as is referred clause B। इन BC के अलावा किसी और पर्सन के अगेंस्ट है, एज बीइंग अ पार्टनर इन द फर्म, के वो पार्टनर है, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट विच पास द डिक्री फॉर लीव एंड वेयर द लाइबिलिटी इज नॉट डिस्प्यूटेड सच कोर्ट मे ग्रांट सच लीव, और वेयर सच लाइबिलिटी इज डिस्प्यूटेड मे ऑर्डर दैट लाइबिलिटी ऑफ सच पर्सन बी ट्राइड एंड डिटरमिन्ड इन एनी मैनर इन विच एनी इशू इन अ सूट मे बी ट्राइड एंड डिटरमिन्ड। अब ये यहाँ पे ना
किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट आ गया जो कि वो बी सी वाला नहीं था, उसके अगेंस्ट वो, ये पहले लाइन में अगर देखें, वेयर द डिक्री होल्डर क्लेम्स, अब ये डिक्री होल्डर है वो क्लेम कर रहा है टू बी इंटाइटल टू कॉज द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड, कि ये जो मेरे फेवर में आपने डिक्री पास किया ना, इसको एग्जीक्यूट करें किसी एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो बी और सी में नहीं फॉल कर रहा, जो बी और सी सब रूल 1 में फॉल नहीं कर रहा ही में। अब इस सूरत में वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन देगा कि जी वो लीव ग्रांट करने के लिए कि जी मुझे अलाउ किया जाए कि जी उस पर्सन के अगेंस्ट जो कि बी सी वाला नहीं है उसके अगेंस्ट इसको एग्जीक्यूट करवाया जाए। एंड वेयर द लाइबिलिटी इज़ नॉट डिस्प्यूटेड, लेकिन वो दूसरा पर्सन अगर इसको डिस्प्यूट भी नहीं कर रहा जिसके अगेंस्ट ये डिक्री होल्डर एग्जीक्यूशन करवाना चाहता है, तो इस सूरत में तो ऑब्वियसली कोर्ट में ग्रांट सच लीव, तो कोर्ट ग्रांट कर देगी और उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो पर्सन वो वाला जो कि बी सी में नहीं आ रहा, वो कहता है कि जी मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मेरी कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो इस सूरत में क्या होगी, फिर कोर्ट इस पे एक इशू ये एक मान के चलेगी और इसको ऐसे ही डिसाइड करेगी कि जैसे ये सूट का एक इशू है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। बहरहाल तो ये था, बी सी के अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन है, कोई और पर्सन, उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन करवानी है तो डिग्री होल्डर एप्लीकेशन देगा कि उस पर फिर वो लीव मांगेगा कि जी उसके अगेंस्ट करे। अगर वो वाला पर्सन कह रहा है कि ठीक है जी मेरी लाइबिलिटी है तो बात ठीक है, अगर वो डिस्प्यूट कर रहा है कि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, तो कोर्ट एक इशू फ्रेम करेगी और इसको सूट का एक इशू मान के डिटरमिन करेगी, फिर आगे बात चलेगी। सब रूल 3, वेयर द लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन हैज़ बिन ट्राइड एंड डिटरमिन्ड अंडर सब रूल 2। अब कोर्ट ने लाइबिलिटी को पहले डिटरमिन कर लिया, ये सब रूल 2 वाला मैटर, अब ये उसकी लाइबिलिटी बनती थी नहीं बनती थी, कोर्ट ने डिटरमिन कर दिया। द ऑर्डर मेड देयर ऑन shall the same force and be subject to same conditions as to appeal or otherwise as it were a decree। तो इसकी वही फोर्स होगी, ये जो ऑर्डर होगा कोर्ट जो डिटरमिन कर रही है कि उसकी लाइबिलिटी है या नहीं है, इसकी वो कह रहे हैं फोर्स एक डिक्री वाली और एक अपील वाली ही होगी, इसको डिक्री या अपील ही समझा जाएगा, उसके बराबर ही होगी। सब रूल 4, सेव एज अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप अ डिक्री अगेंस्ट अ फर्म shall not release, render liable or otherwise affect any partner therein unless he has been served with a summon to appear and answer। अब ये सबसेक्शन 4 में क्लियरली बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी ऑर्डर हो रहे हैं, सेव एज अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, अ डिक्री अगेंस्ट अ फर्म, फर्म के अगेंस्ट जो डिक्री है वो रिलीज नहीं करेगी, शैल नॉट रिलीज, रेंडर लाइबल, उसको लाइबल नहीं ठहराएगी, और अदरवाइज अफेक्ट एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को इफेक्ट नहीं करेगी जब तक कि उसको समन टू अपीयर नोटिस नहीं, समन अपीयरेंस के लिए समन इशू नहीं होगा, तब तक उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये क्लियर, अगर इसको दोबारा मैं करूं, सेव एज अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, अ डिक्री अगेंस्ट अ फर्म, फर्म के अगेंस्ट डिक्री है, शेल नॉट रिलीज, रेंडर लाइबल और अदरवाइज अफेक्ट एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को ना रिलीज करेगी ना वो उसको लाइबल डिक्लेयर करेगी जब तक कि उस पार्टनर को समन इशू नहीं करेगी अपीयरेंस का कि आओ और जवाब दो, तब तक वो किसी उसकी किसी किस्म की भी कोई लाइबिलिटी वगैरह नहीं है। ये था पार्टनरशिप की एग्जीक्यूशन कैसे होगी। 51, अटैचमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, चेक हो गया, पुरनोट हो गया, हुंडी वगैरह होगी, ये सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इनकी अटैचमेंट कैसे होनी है। वेयर द प्रॉपर्टी इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉट डिपॉजिटेड इन द कोर्ट, जो कि कोर्ट में डिपॉजिट नहीं की गई, नॉर इन द कस्टडी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, तो वो पब्लिक किसी ऑफिसर की भी कस्टडी में नहीं है। The attachment shall be made by actual seizure or and instrument shall be brought into the court and held subject to further orders of the court। जब कोई negotiable instrument होगा ना तो उसको actually seize किया जाएगा और उसको फिर कोर्ट में लाया जाएगा, सिंपल इज दैट, जो negotiable instrument होंगे।